हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है छोटी छोटी टिप्पणियां। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? हिजानत क्या होता है, खुला क्या होता है, फिक क्या होता है, मुतवल्ली क्या होता है, पितरत्व की अभिस्वीकृति यानी इकरार ए नसाब क्या होता है। छोटे छोटे टॉपिक, इनमें से बहुत से टॉपिक आप लोग लॉन्ग वीडियोस के अंदर छोटे छोटे जगह पे पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम लोग एक एक के बारे में आप लोग समझेंगे। छोटी छोटी टिप्पणियां आ जाती हैं। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हर टॉपिक हम लोग भूमिका यानी इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, तो इसको भी शुरू करेंगे कि मुस्लिम विधि यानी मुस्लिम लॉ एक क्या है? धर्मनिष्ठ विधि प्रणाली है। मुस्लिम विधि और मुस्लिम लॉ क्या है? एक धर्मनिष्ठ विधि प्रणाली है जो मुख्य रूप से कुरान, हदीस, इज्मा और कियास पर आधारित है। मुस्लिम विधि क्या है? मुस्लिम लॉ एक धर्मनिष्ठ विधि प्रणाली है जो मुख्य रूप से कुरान, हदीस, इज्मा और कियास पर आधारित है। इस विधि के अंतर्गत पारिवारिक संबंधों से संबंधित अनेक अवधारणाएं जैसे हिजानत, खुला, फिक, मुतवल्ली और इकरार नसब यानी एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी का गहन अध्ययन मुस्लिम विवाह, तलाक, अभिभावकता, उत्तराधिकार, वक्फ आदि की विधिक पक्षों को समझने में सहायक होता है। तो शुरू करते हैं को समझना कि क्या क्या होता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे हिजानत के बारे में। हिजानत क्या होता है? बालक की अभिरक्षा का अधिकार। बालक की अभिरक्षा का अधिकारी हिजानत कहलाता है। परिभाषा देखें तो हिजानत शब्द अरबी मूल का है। हिजानत शब्द क्या है? अरबी मूल का है। इसका अर्थ है पालन पोषण व देखभाल। इसका अर्थ क्या है? पालन पोषण व देखभाल। मुस्लिम कानून में हिजानत का मतलब होता है नाबालिग बालक या बालिका की भलाई के लिए उसे पालने पोषने और उसकी देखभाल करने का वैधानिक अधिकार हिजानत कहलाता है। हिजानत का उद्देश्य क्या होता है? हिजानत का उद्देश्य है बच्चे के जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा करो, सामाजिक और नैतिक विकास हो और साथ ही साथ धार्मिक मूल्यों का समावेश भी हो उसमें। अभिभावक का क्रम देखते हैं तो कस्टडी हायरार्की क्या है? कि कस्टडी और हायरार्की क्या होती है? बालक की अभिरक्षा और बालिका की अभिरक्षा। बालक की अभिरक्षा में माँ 7 वर्ष तक करती है और बालिका की अभिरक्षा वो माँ यौवन तक करती है। ठीक है। और फिर क्रमशः नाना, नानी, दादी, फिर नानी, दादी आदि ये सब आते रहते हैं। हनाफी कानून देखेंगे तो लड़का 7 वर्ष तक माँ के पास रहेगा और लड़की यौवन या प्यूबर्टी तक माँ के पास रहती है। शिया कानून के देखें, शिया कानून के अनुसार केवल मां को प्राथमिकता, परंतु 2 वर्ष के बाद पिता को अभिरक्षा का अधिकार मिल जाता है शिया कानून में। केस लॉ देख लें तो इमाम बंदी और मुस्तदी वाले मैटर में कोर्ट ने कहा था कि हिजानत का अधिकार माता को होता है जब तक वह योग्य है। हिजानत का अधिकार जो है वो माता को होता है जब तक वह योग्य है। पिता के पास केवल संरक्षकता यानी गार्जियनशिप का अधिकार होता है, बाकी जो हिजानत का अधिकार होता है वो माता के पास ही होता है। ठीक है। न्यायालय का दृष्टिकोण देखें तो गार्जियंस और जो वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत देखें तो किसी भी निर्णय में बच्चे को सर्वोत्तम हित यानी वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। वो कोई भी मैटर हो, बच्चे का जहां सर्वोत्तम हित होगा उसी को प्राथमिकता, प्राइमरीशिप दी जाएगी। सेकंड टॉपिक पर हम लोग आते हैं कि खुला क्या होता है। पत्नी द्वारा तलाक प्राप्त करना। पत्नी द्वारा तलाक प्राप्त करना ही खुला होता है। डाइवोर्स वाले हम लोग भाग में पढ़ चुके थे, डिलीवजन वाले मैटर में। परिभाषा देखो भाई, खुला का शाब्दिक अर्थ है छोड़ना या मुक्ति। खुला का शाब्दिक अर्थ क्या है? छोड़ना या मुक्ति। मुस्लिम कानून में जब एक पत्नी अपने पति से तलाक चाहती है और वह बदले में अपना मेहर या अन्य वित्तीय अधिकार छोड़ देती है, खुला का शाब्दिक अर्थ होता है छोड़ना या मुक्ति। और मुस्लिम कानून में जब एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है? तलाक चाहती है और वह बदले में अपना मेहर और अन्य वित्तीय अधिकार छोड़ देती है, तब वह क्या करती है? खुला कहलाता है। तब वह क्या कहलाता है? खुला कहलाता है। इसके विधिक तत्व क्या क्या होते हैं? पत्नी की स्पष्ट इच्छा है अलग होने की। पति की स्वीकृति तो भाई सिया कानून में अनिवार्य है। पति की स्वीकृति भाई जरूरी है। महिला का बदले में कुछ देना। महिला का बदले में कुछ देना, ये सामान्यतः मेहर देना उसने छोड़ दिया है। कुरानिक अधिकार देखा है कि सूरा अल बकरा में दो सेमी कॉलन में देखेंगे 229 में लिखा है, यदि पत्नी को डर हो कि वह अल्लाह की सीमा का उल्लंघन करेगी तो उसे खुला का प्रावधान है। यदि जो पत्नी को ऐसा डर है कि वह अल्लाह की जो सीमा है उसका क्या करेगी? उल्लंघन करेगी, तो उसे खुला का प्रावधान है। केस लॉ देखते हैं तो रुकैया बीवी वर्सेस अनवर हसैन 1950 के मैटर में कोर्ट ने खुला को एक वैध तलाक का रूप माना जहां पत्नी स्वेच्छा से अपने अधिकार त्यागती है। और शमीम अरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2002 वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार के तलाक यानी खुला सहित में तार्किक कारण और प्रक्रिया का पालन होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का कोई भी तलाक हो या खुला सहित है उसमें तार्किक कारण होना चाहिए और जो प्रक्रिया एक प्रोसीजर होती है उसका पालन होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है। फिर खुला
और तलाक हसन में अंतर देखें तो तत्व खुला और तलाक अहसन, हसन नहीं अहसन में, इसमें पहलकर्ता होता है, इसमें पत्नी होती है, और तलाक अहसन में पति होता है। मेहर का त्याग इसमें अनिवार्य है खुला में, और इसमें नहीं है। और न्यायालय का हस्तक्षेप इसमें संभव है, इसमें बिल्कुल नहीं, आवश्यक ही नहीं होता तलाक अहसन में। फिक क्या होता है? फिक मतलब है इस्लामी विधिक पद्धति। इस्लामी विधि पद्धति को क्या कहते हैं? फिक कहते हैं। परिभाषा देखें तो फिक का शाब्दिक अर्थ है समझ। फिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? समझ। यह इस्लामिक कानून की वह शाखा है जो कुरान, हदीस, इजमा और कियास से निकले नियमों की व्याख्या और अनुप्रयोग करती है, उन्हें एप्लीकेबल करती है। तो फिक का शाब्दिक अर्थ होता है समझ, और यह इस्लामी कानून की वह शाखा होती है जो कुरान, हदीस, इजमा और कियास से जो निकले नियम है उनकी व्याख्या करती है और साथ ही साथ उनका अनुप्रयोग भी करती है। प्रमुख फिक स्कूल कौन कौन से हैं? सुन्नी फिक देखें और शिया फिक देखें तो हानाफी, शाफई, हम्बली और मालिकी। और शिया फिक देखें तो जायदी और इमामी, ईसना अशरिया। ये सब क्या है? प्रमुख फिक स्कूल है। भारतीय मुस्लिम समाज में इसका क्या प्रभाव है? अधिकांश सुन्नी मुसलमान हनाफी फिक का पालन करते हैं और शिया मुसलमान विशेषता इमामी फिक का पालन करते हैं। वैदिक महत्व देखते हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की व्याख्या फिक के अनुसार होती है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसकी व्याख्या फिक के अनुसार होती है। अदालतें इन स्कूल्स के सिद्धांतों को ध्यान में रखती हैं, और जो अदालतें या कोर्ट्स है वो इन स्कूल के जो सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखती हैं। ठीक है, फिर देखते हैं लोग मुतवल्ली क्या है। मुतवल्ली भाई क्या है? वक्फ का प्रबंधक होता है, ना कि कोई ओनर। परिभाषा देखेंगे तो मुतवल्ली वे व्यक्ति होता है जो किसी वक्फ धार्मिक उद्देश्य हेतु जो समर्पित संपत्ति है उसका प्रबंधन और रख रखाव देख रेख करता है। इसका उत्तरदायित्व देखेंगे तो कह रहा है कि वक्फ की संपत्ति का ये संरक्षण करता है, धार्मिक और जो चैरिटी कार्यों के लिए उपयोग सुनिश्चित करता है, और लेखा जोखा बनाए रखना और न्यायालय या वक्फ बोर्ड को रिपोर्ट देना ही ये कौन करता है? मुतवल्ली करता है। विधिक आधार देखते तो वक्फ एक्ट 1995 देखें तो भारत में लागू अधिनियम मुतवल्ली की नियुक्ति, शक्तियां और दायित्व तय करता है। वक्फ एक्ट। और मुतवल्ली स्वामी ओनर नहीं होता है, यह केवल एक प्रबंधक होता है। ये भी वक्फ एक्ट ही निर्धारित करता है। केस लॉ इसमें क्या कह रहा है? जो एमडी इस्माइल थे, एमडी इब्राहिम 1915 में, तो कोर्ट ने इसमें कहा था कि मुतवल्ली वक्फ संपत्ति को बेच नहीं सकता जब तक यह बालक के हित में स्पष्ट रूप से ना हो और कोर्ट की अनुमति प्राप्त ना हो। मतलब एमडी इस्माइल और एमडी इब्राहिम वाले मैटर में कोर्ट ने कहा था कि मुतवल्ली वक्फ संपत्ति को बिल्कुल भी बेच नहीं सकता जब तक यह जो है बालक के हित में, यानी कि बालक के हित में स्पष्ट रूप से ना हो और कोर्ट की अनुमति प्राप्त बिल्कुल ना, तो यह बिल्कुल भी मुतवल्ली नहीं बेच सकता। इकरार नसब, इकरार नसब यानी पितृत्व की अभिस्वीकृति। परिभाषा देखें तो इकरार नसब वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुरुष किसी बालक को अपना जैविक पुत्र पुत्री स्वीकार करता है। मतलब इकरार नसब वह प्रक्रिया जिसमें एक पुरुष किसी बालक को अपना जैविक पुत्र, एक जैविक पुत्र होता है या पुत्री स्वीकार करता है जब उस बालक की वैध उत्पत्ति प्रमाणित नहीं होती। जब उस बालक की कोई वैध उत्पत्ति है, मतलब वो मतलब एक तरीके से गोद लेना, तो इकरार नसब ही होता होगा, पितृत्व की अभी स्वीकृति। तो अभी उस बालक को वैध उत्पत्ति प्रमाणित नहीं होती तो उसे अगर अपनाना तो वह इकरार नसब कहलाता है। चाहते होती तो बालक को इब्ने हलाल या वैध स्वीकार किया जाए, महिला से वैध विवाह या वैध संभोग संबंध की पुष्टि हो, महिला से वैध विवाह या वैध संभोग के संबंध की पुष्टि हो, कोई अन्य व्यक्ति उस बालक का दावा ना कर रहा हो। ऐसा नहीं है क्या? समझा नहीं? इकरार नसब जो था यही तो था। इकरार नसब पितृत्व की अभिस्वीकृति। मतलब परिभाषा में इकरार नसब वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुरुष किसी बालक को, कोई भी बालक है उसको अपना जैविक पुत्र या पुत्री, कोई भी व्यक्ति है उसको अपना जैविक पुत्र या पुत्री स्वीकार करता है। ठीक है, और जबकि उस बालक की कोई वैध उत्पत्ति, अच्छा उसकी वैध उत्पत्ति प्रमाणित नहीं होगी किसका बच्चा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। शर्तें इसमें क्या रहती है कि बालक को इब्ने हलाल वैध स्वीकार किया जाए और महिला से वैध विवाह या वैध संभोग संबंध की पुष्टि हो और कोई अन्य व्यक्ति उस बालक का दावा ना कर रहा हो। तो ये सब क्या है? शर्तें हैं उसके लिए। ठीक है, इकरार नसब की, इकबाल नसब की। और बालक को वारिस का दर्जा मिलता है, इसमें पिता के उत्तराधिकार में अधिकार भी मिलता है और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। मेरे हिसाब से ये वही है, वो बनी होता है यार गोद लेने वाला, ये वही है। केस लॉ देखते तो हबीबुर रहमान और अल्ताफ अली 1921 ने कोर्ट ने स्वीकार किया कि यदि कोई पुरुष सार्वजनिक रूप से किसी बालक को अपना पुत्र कहता है या और अन्य कोई प्रतिस्पर्धी उसका नहीं है, कंपटीटर नहीं है, तो यह वह स्वीकार है। हाँ वही है, गोद लेने वाला ही मैटर है। ठीक है,
संक्षेप में देख लेते हैं भाई चार्ट, इन सबको अवधारणाएं तुलनात्मक विश्लेषण। इसकी अवधारणा देख लो, परिभाषा इधर विद्युत स्वीकृति, द केस लॉ अधिनियम। हिजानत क्या होता है? बालक की अपेक्षा के लिए होता है, संरक्षकता अधिकार होता है, इमामवादी और मुस्तदी वाले मैटर में है। खुला में पत्नी द्वारा तलाक का मैटर है, सिविल अनुबंध का विघटन होता है, शमी महरा हाउस स्टेट ऑफ यूपी वाला मैटर। फिक क्या होता है? इस्लामिक विधि प्रणाली होती है, धर्मशास्त्रीय नियमन बनाते हैं, हनाफिया इस्लामी इमामी स्कूल के अनुसार होता है। मुतवल्ली क्या होते हैं? वक्फ प्रबंधक है और ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। वक्फ एक्ट 1995 के अंतर्गत ही मैटर पूरा रहता है। इकरार नसब पितृत्व की स्वीकारोक्ति होती है, वैधता की पुष्टि करता है। हबीबुर रहमान वैसे अल्ताफ अली वाले मैटर ये दिखाता है और जताता भी है। अब एंड में कंक्लूजन ये कह रहा है कि मुस्लिम पारिवारिक कानून में इन पांचों अवधारणाओं का अत्यधिक महत्व है। जो मुस्लिम एक पारिवारिक कानून है उनमें इन पांचों अवधारणाओं का अत्यधिक महत्व है। ये ना केवल एक व्यक्तिगत संबंधों को दिशा देती है, बल्कि संपत्ति, अविवाहिकता और धार्मिक व्यवस्थाओं को भी नियंत्रित करती है। ठीक है। फिर हिजानत बालक को भले ही इजाजत बालक के भले की रक्षा करता है, खुला महिला के न्याय की राह देता है, फिक विधि की व्याख्या की नींव है, मुतवल्ली धार्मिक धरोहरों की को संरक्षित करता है, इकरार नसब और सामाजिक न्याय उत्तराधिकार सुनिश्चित करता है। इन सभी का सामूहिक प्रभाव मुस्लिम समाज में सामाजिक संतुलन, धार्मिक पालन, न्याय की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। यह दर्शाता है कि मुस्लिम पारिवारिक विधि एक विकसित और संतुलित व्यवस्था है जो धर्म, न्याय और आधुनिक कानून के बीच क्या है? समन्वय स्थापित करती है। और यहाँ पे हम लोग का ये पांचों टॉपिक खत्म होगा, हिजानत, खुला, फिक, मुतवल्ली और इकरार नसब। आप बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। और ऐसे ही अगर नहीं समझ में आया तो आपको पता आपको क्या करना है, तो 1.5x की स्पीड एक बार वीडियो देखनी, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसी वीडियो आते रहेंगे मुस्लिम लॉ के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।